तो पिछले वीडियो में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है मेरे एंड से। आप लोग वो चैप्टर रिवाइज करिएगा। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और इसमें हम आज कौन से पार्ट पे फोकस करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में फोकस करेंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन करें, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी भी डिले के। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, चैप्टर 8, एनसीईआरटी बायो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से पहले व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सबसे पहले हाउ के पहले, हाउ तो मैकेनिज्म की बात हो गई, हाउ का मतलब होता है मैकेनिज्म। उसके पहले आपको आंसर देना पड़ेगा व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो अगर आपको याद हो, मैंने लाइफ प्रोसेसेस में बताया था कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग स्टेट। मतलब कि किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी नहीं है, रिप्रोडक्शन नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो फिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है रिप्रोड्यूस करना? इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों दिया जाता है? रिप्रोडक्शन को इतने डिटेल में क्यों पढ़ना है जब इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी है ही नहीं? अगर कोई इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस ना करे तब भी वो जिंदा रह लेगा, उसके लाइफ को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितने भी इंटर स्पेसिफिक क्रॉस से बनते हैं, जैसे कि म्यूल हो गया, ठीक है, हाइनी, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें जो हैं, जो कि हॉर्स और डोंकी के क्रॉस से मिला के बनाई जाती है, मतलब कि दो अलग अलग स्पीशीज है, तो इंटर स्पेसिफिक क्रॉस से बनते हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये ऑर्गेनिजम्स, ये एनिमल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तब भी इन एनिमल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो जब ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते और तब भी वो लिविंग है और तब भी वो अच्छे से नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? तो देखो, इसका आंसर ये है कि रिप्रोडक्शन जो है इंडिविजुअल लेवल के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडिविजुअल की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर रिप्रोडक्शन उसके स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और उसके कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। कम्युनिटी, कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे? सपोज अगर दो एग्जांपल लेते हैं, एक स्पीशीज है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो जो इंडिविजुअल था ए बी सी, जो एक टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे, 5 इंडिविजुअल थे किसी स्पीशीज के, सपोज लायन हमने ले लिया, 5 इंडिविजुअल्स थे यहाँ पे लायन के, ठीक है, और यहाँ पे एक और कम्युनिटी है किसी और जगह लोकेशन पे, वहाँ पे भी लायन के हम स्टडी करते हैं, वहाँ पे भी 5 इंडिविजुअल थे, पर यहाँ पे 5 इंडिविजुअल ने इंटरब्रीड किया है। तो सपोज अब नेक्स्ट टाइम उनको 7 न्यू इंडिविजुअल मिल गए और 5 ये पुराने हैं ही, 5 पुराने हैं ही, तो इनके पास कितने इंडिविजुअल्स हो गए? टोटल 12 हो गए। पर यहाँ पे सपोज इन्होंने रिप्रोड्यूस नहीं किया था, क्योंकि इनको पता था कि रिप्रोडक्शन जो है इंडिविजुअल के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्या हुआ, सपोज कि कोई सेलेक्टिव फोर्स आया, नेचुरल सिलेक्शन होने लगा, तो कोई ऐसा, मान लो वायरस फैल गया दोनों जगह पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, ऐसा वायरस फैल गया कि वो जो लायन थे उनको बहुत ज़्यादा इसने इम्पैक्ट किया, और पाँचों के 5 लायन जो थे, ये इंडिविजुअल, पाँचों के 5 इंडिविजुअल मर गए। मतलब क्या हुआ, इनकी स्पीशीज पूरी साफ हो गई, एलिमिनेट हो गए नेचर से, एलिमिनेट हो गए नेचर से। पर यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो वायरस था, ये पुराना स्ट्रेन, मतलब पुराने जो जीनोटाइप था, पुराने जो इंडिविजुअल्स होते थे इस जनरेशन के, उनको इफ़ेक्ट करता था। तो इस वायरस ने यहाँ पे इन 5 को तो साफ कर दिया, पर तब भी यहाँ पे 7 तो सर्वाइव कर जाएँगे, 7 सर्वाइव कर जाएँगे, क्यों? क्योंकि जो वायरस आया था, वो बस पुराने जनरेशंस को अफ़ेक्ट करता था, सपोज़ ओल्ड को करता था। सपोज़ ये वायरस जो है 10 साल से बड़े लायन को क अफ़ेक्ट करता हो सपोज़, ठीक है? तो इस तरीके से अगर ऐसा एक वायरस आया, तो जो 7 न्यू ऑर्गेनिज़म्स आए थे, 7 न्यू इंडिविजुअल्स आए थे, क्यों? रिप्रोडक्शन के रिज़ल्ट की वजह से। वो तो यहाँ पे सर्वाइव कर जाएँगे। तो इससे क्या होगा कि स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इस केस में स्पीशीज़ एलिमिनेट नहीं होगा, स्पीशीज़ की कंटीन्यूअस रहेगा, स्पीशीज़ कंटीन्यूअस रहेगा इस केस में। तो आप खुद सोचो कि
अगर हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम यहाँ पे कल्चर और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू को हटा के इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एनिमल का पर्पस क्या है? डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस था कि वो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा फिट है, जो अपने पीछे से ज़्यादा प्रोजेनी छोड़ के जाएगा। मतलब कि जो ज़्यादा इंडिविजुअल्स अपने पीछे वो छोड़ के जाएगा और उसका स्पीशीज़ ज़्यादा फ्लरिश करेगा। तो एज़ अ बायोलॉजिकल एनिमल हमारा ये पर्पस है इकोलॉजी में कि हम उन एनिमल्स को ये फिटनेस करार देंगे, जो कि ज़्यादा स्पीशीज़ और जो कि ज़्यादा इंडिविजुअल छोड़ के जा रहे हैं अपने पीछे। तो इस वजह से रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन भी आप इसी में समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो लायन था, लायन है एनिमल, हायर एनिमल, तो कैसा रिप्रोडक्शन किया होगा उसने? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर नहीं पाएगा लायन, ऐसा तो नहीं है कि लायन का हाथ से यहाँ से एक नया कब निकल गया, नया बच्चा निकल गया और कहीं और पार्ट से निकल रहा है, कहीं लॉस्ट पार्ट हो गया, उससे उग गया, ऐसा तो नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एक मेल और एक फीमेल लायन रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और आपको ये बात अब पता होनी चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो, अगर आपको पता है कि ह्यूमन के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम है। तो ये जो 23 पेयर है, ये आपको पता है आपके पैटर्नल और मैटर्नल साइड से आए हैं। 23 पेयर और 46 है। तो आपके फादर की तरफ से 23 क्रोमोसोम आए होंगे और आपके मदर की तरफ से 23 क्रोमोसोम आए होंगे। मतलब आपका जो टोटल जेनेटिक मेकअप है 46 क्रोमोसोम का, वो आपके पेरेंट्स बना रहे हैं। कौन? आपके मम्मी और पापा। तो और आपको ये बात भी पता है कि जो जीन्स है वही सब चीज़ कंट्रोल करता है। आपने पिछले क्लास में पढ़ा है 9th, आपने पिछले साल पढ़ा है 9th में कि जेनेटिक्स जो है वही पूरा इम्पैक्ट करता है कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसा फंक्शन करेगा, कैसा दिखेगा, सब सारा ए टू ज़ेड जेनेटिक कोड ही इम्पैक्ट करता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि आपका जो जेनेटिक कोड है वो पूरी तरीके से आपके फादर और मदर साइड से बना है 23 और 23 से, तो इसका मतलब क्या है? कि आप क्या एग्ज़ैक्ट कॉपी बन गए अपने पापा के, या फिर एग्ज़ैक्ट कॉपी बन गए अपनी मम्मी के, या फिर दोनों का कुछ मिक्सचर होगा, वहाँ के एग्ज़ैक्ट कॉपी बन गए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे वेरिएशंस अराइज़ होते हैं। ये वेरिएशंस क्यों अराइज़ होते हैं? क्या-क्या मैकेनिज़म्स है वेरिएशन कॉज़ करने के? वो हम पढ़ेंगे कब? अगले क्लास में, मतलब अगले साल 11th में। ठीक है? पूरे डिटेल में आएगा कि वेरिएशन कौन-कौन से स्टेप पे आ सकते हैं, कौन से किस तरीके के वेरिएशंस आ सकते हैं, कैसे म्यूटेशंस हो सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा वेरिएशन आएगा। ठीक है? तो सपोज़ अगर आपके फादर की हाइट है 5'9" और आपके मदर की हाइट है 5'1", तो इसका मतलब कोई जो ही नहीं है कि आप अपने फादर के एग्ज़ैक्ट कॉपी हो तो आपकी हाइट 5'9" ही होगी, या तो अगर मदर की कॉपी हो तो 5'1" ही होगी, या फिर कहीं बीच में ही होगा। इसके इस साइड भी जा सकता है रेंज में, इसके इस साइड भी जा सकता है। तो ये वेरिएशंस आएँगे और ऐसे ही आई कलर ये सब में, ठीक है? पर अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये वेरिएशंस आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं वेरिएशंस? क्योंकि यहाँ पे जो होता है, मैं आपको जब बता ही रहा हूँ तो थोड़ा-सा यहाँ पे बता देता हूँ कि वेरिएशंस कैसे आते हैं। जब ये जेनेटिक मटेरियल होता है आपके पास, जब ये क्रोमोसोम्स होते हैं, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। और ये क्रॉसिंग ओवर में एक्चुअली होता क्या है कि चीज़ें मिक्स एंड मैच होती है, एक नया कैटेगरी बनता है। सपोज़ आपके पास एक कोका कोला की बॉटल थी, आपके पास एक फैंटा की बॉटल थी। आपने एक ग्लास लिया, उसमें थोड़ा-सा कोका कोला डाला, थोड़ा-सा फैंटा डाला, आपने मिक्स कर दिया। तो ये एक जो नया मिक्सचर बना है, ये कोई अलग से कोल्ड ड्रिंक तो है नहीं, स्प्राइट ये बन नहीं जाएगा, ये माज़ा बन नहीं जाएगा, ये कुछ अलग ही मिक्सचर बना है। तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये कोका कोला है और ये हमने फैंटा डाला था, वो मिक्स हो गया है। तो मिक्स हुए तो ऑब्वियसली जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जो उसका टेस्ट होगा, जो उसका क्या कहते हैं कलर आएगा एक्सेट्रा, वो सब अब डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है? तो ये था क्रॉसिंग ओवर में हुआ था। ये किसमें होगा? सेक्सुअल रिप्रोड्यू जब कोई ऑर्गेनिज़्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तब होगा ये। और इस वजह से एग्ज़ैक्ट कॉपीज़ नहीं बन रहे हैं। जबकि आपको पता है कि 2 हमने क्या उठाया था सेटअप, एक कोका कोला उठाया था, एक फैंटा उठाया था। आपको 2 पता है, एक पैटर्नल साइड से है, एक मैटर्नल साइड से है। पर क्योंकि मिक्सिंग हो चुकी है इसलिए कॉपी नहीं है। पर यहाँ पे क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ऐज़ इट इज़ पास होता है। मतलब कि यहाँ पे क्रोमोसोम है,
ठीक है। तो क्रोमोसोम जो है वो सीधा डुप्लीकेट होगा, क्या होगा, सीधा डुप्लीकेट होगा, मतलब कि 2 कॉपीज बन जाएगी। अब ये सीधा डुप्लीकेट हुआ तो एक कॉपी एक सेल के अंदर, एक कॉपी एक सेल के अंदर, दूसरी कॉपी दूसरे सेल के अंदर, और ये दोनों सेल फिर अलग-अलग हो जाएँगे, दोनों सेल अलग-अलग हो जाएँगे और दोनों के अंदर पैटर्नल कॉपी की एग्ज़ैक्ट रेप्लिका बनी रहेगी, एग्ज़ैक्ट रेप्लिका। इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एग्ज़ैक्ट रेप्लिका। एग्ज़ैक्ट रेप्लिका का क्या मतलब है? एज़ इट इज़ कॉपी, फोटोकॉपी आपने किया, डिट्टो वही बनता है। तो वेरिएशंस क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पूछा गया है, और जो मैं आपको ब्रीफ एक ओरिएंटेशन देना चाह रहा हूँ इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन में ये है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ वेरिएशंस आए थे, तो सपोज़ अब हम और इस केस स्टडी को आगे ले चलते हैं, तो पिछले बार तो मैंने क्या कहा था कि ये पुराने जो वायरस आया था, पुराने इंडिविजुअल्स को अफ़ेक्ट करता था। पर सपोज़ एक वायरस आया है, जो कि प्लांट्स को अफ़ेक्ट करता है, प्लांट वायरस, ठीक है? तो ए प्लांट था, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता था, एसेक्सुअल, ठीक है? और बी प्लांट था, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता था। तो ए प्लांट ने तो जो नेक्स्ट जनरेशन दिया, सेकंड जनरेशन, उसमें एग्ज़ैक्ट कॉपीज़ अपने 100 कॉपीज़ बनाए सपोज़, ठीक है? बी प्लांट ने जो दिया नेक्स्ट जनरेशन, उसमें 100 न्यू आए ऑर्गेनिज़म्स, क्यों? क्योंकि क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था तो एग्ज़ैक्ट कॉपीज़ नहीं बने होंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो वायरस इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर यहाँ पे अगर हम वायरस की बात करें, तो वो अगर ए को अफ़ेक्ट कर सकता था सपोज़, तो वो इन 100 कॉपीज़ को भी अफ़ेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ए का ही तो एग्ज़ैक्ट 100 कॉपीज़ ये बने थे। क्यों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने थे इसलिए, ठीक है? पर देखो अगर ये वायरस बी को अफ़ेक्ट कर सकता था, तो क्या ये इन 100 को अफ़ेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पे वेरिएशंस आ गए हैं। अब ये वायरस जब जाएगा इनके जीनोटाइप को देखेगा, तो इनके जीनोटाइप को देख के पता चलेगा कि यहाँ पे तो कुछ नए वेरिएशंस आ गए हैं। जब इनके जीन को अफ़ेक्ट करने जाएगा तो पता चलेगा अरे ये तो एग्ज़ैक्ट कॉपी है ही नहीं बी की। अब मैं इसको कैसे इम्पैक्ट करूँ? मुझे तो बस बी वाले टाइप को इम्पैक्ट करना आता है, पर ये तो न्यू जनरेशंस में वेरिएशन आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ़ॉलो हुआ था यहाँ पे, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ़ॉलो हुआ था यहाँ। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इससे आपका एक बेसिक ओरिएंटेशन बन गया होगा रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है? कि एग्ज़ैक्ट कॉपीज़ होते हैं कि नहीं होते हैं, कब एग्ज़ैक्ट कॉपी होते हैं, वेरिएशन कैसे आता है, रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक की हमने बात कर लिया, ठीक है? अब उसके बाद आते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे, जहाँ से मेन चैप्टर आपका स्टार्ट होता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। तो हम अलग-अलग टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैंने अभी आपको 2 क्लासिफ़िकेशन बता ही दिए। कौन-कौन से 2 क्लासिफ़िकेशन बताया मैंने आपको? रिप्रोडक्शन के मैंने आपको 2 क्लासिफ़िकेशन बता दिए, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस वाले वीडियो में हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे फोकस करने वाले हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी हम 2 अलग-अलग हेडिंग में पढ़ेंगे। कौन से 2 अलग-अलग हेडिंग में? एक तो प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा और एक एनिमल्स के अंदर कैसे होगा, ठीक है? तो ये आएगा कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में, सेपरेट वीडियो बनेगी इस पे। अभी हम बात करेंगे एसेक्सुअल के अंदर। एसेक्सुअल के अंदर हमें कौन-कौन सी चीज़ें देखनी है, हम एक-एक करके स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। ठीक है, तो सबसे पहला मोड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, वो है फिज़न, वो है फिज़न, ठीक है? तो फिज़न क्या चीज़ है? फिज़न एक नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है। फिज़न का मतलब होता है कोई चीज़ का टूटना मल्टीपल पार्ट्स में। फिज़न एक नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, कोई बायो और कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म नहीं है कि बहुत ही मुश्किल टर्म हो। नॉर्मल इंग्लिश डे टू डे लाइफ में, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूक्लियर फिज़न, न्यूक्लियर फिज़न, फिज़न बॉम्ब, ठीक है? जैसे कि न्यूक्लियर फिज़न, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक बड़ा कोई एटम होगा और चेन रिएक्शन के बाद वो छोटे पार्ट्स में टूट रहा होगा, स्मॉलर पार्ट्स में। तो फिज़न मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश का एक नॉर्मल वर्ड है। अब आपको पता है फिज़न अगर मैंने कहा है कि बड़े से छोटे-छोटे पार्ट्स में टूटना होगा, तो फिज़न में क्या होगा? अब इसको हम बायोलॉजिकल टर्म्स में लाते हैं। बायोलॉजिकल टर्म्स में क्या होगा? एक आपका सेल है, ठीक है? एक आपका सेल है। अब ये सेल जो है, वो छोटे-छोटे स्मॉलर सेल्स में टूट जाएगा। स्मॉलर सेल्स में टूट जाएगा और ये बड़े वाले सेल की एक्सिस्टेंस खत्म हो जाएगी। आपको ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि बड़े वाले सेल की एक्सिस्टेंस खत्म हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरीके से फिज़न होगा। फिज़न जो है वो काफ़ी तरीके से हो सकता है। आप देखो जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक सेल था पेरेंट,
एक पेरेंट था और 2 नए सेल बने, इसको हम कहते हैं डॉटर सेल। ये मत पूछना सन सेल क्यों नहीं कहते, ये बात अभी तक किसी को नहीं पता चली है, टॉप सीक्रेट है शायद। डॉटर सेल ही कहते हैं इसको, ठीक है? जो नए पेरेंट्स नए इंडिविजुअल्स आते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, इनको डॉटर सेल्स कहते हैं। अब देखो एक पेरेंट से यहाँ पे कितने डॉटर सेल मिले हैं? 2 डॉटर सेल मिले हैं। तो 2 को हम एक साइंटिफिक टर्म में क्या यूज़ करते हैं? 2 नंबर 2 के लिए हम यूज़ करते हैं बाइनरी। बाइनरी, ठीक है? आई होप आपको पता हो बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक है? तो अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, तो बाइनरी से आपको क्या पता चल रहा है? बाइनरी से पता चल रहा है 2, और फिजन से आपको क्या पता चल रहा है कि पार्ट्स में ब्रेक हुआ है। तो कितने पार्ट्स में ब्रेक हुआ है? 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ है। तो ये जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिखाया, ये हो गया बाइनरी फिजन का। और ये कौन-सा शो करेगा ऑर्गेनिज़्म? ये शो करता है अमीबा। अमीबा शो करता है बाइनरी फिजन, ठीक है? तो आपको अभी जितने भी हम ये इस तरीके के हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, जैसे कि फिजन अभी हम पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या-क्या याद रखना है? एक तो कि मैकेनिज़्म किस तरीके से इसमें एग्ज़ैक्टली होता क्या है, और दूसरा आपको याद रखना है इसके एग्ज़ाम्पल, जो कि बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में, इनके एग्ज़ाम्पल्स कि कौन-सा ऑर्गेनिज़्म शो करता है, वेरी इम्पोर्टेंट। आपको क्वेश्चन्स ऐसे ही पूछेंगे कि ये ऑर्गेनिज़्म दे दिया और उसमें बताओ कि कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसका, तो अमीबा में आप कह दोगे कि कौन-सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बाइनरी फिजन है, ठीक है? ऐसी अगर हम बात करें, आई होप आपको पता हो कि मलेरिया एक डिसीज़ होती है, मलेरिया डिसीज़ होती है, वो कौन करवाता है? वो करवाता है प्लाज़्मोडियम, प्लाज़्मोडियम, ठीक है? अब प्लाज़्मोडियम में क्या होता है कि एक बाहर से कवरिंग होती है और उसके अंदर छोटे-छोटे स्पोरोज़ाइट्स होते हैं, या फिर कह सकते हो स्पोर्स होते हैं छोटे-छोटे इस कवरिंग के अंदर, ठीक है? इस कवरिंग के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पिछले में हमने देखा था बाइनरी फिजन मतलब कि 2 था, पर यहाँ पे आपको क्या ये लग रहा है कि 2 है? नहीं, ये क्या है, बहुत सारे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो इसको हम कहेंगे मल्टीपल, मल्टीपल। और ऑब्वियसली ये बड़े पार्ट से छोटे पार्ट में टूट रहा है, तो क्या वर्ड यूज़ करते हैं? मल्टीपल फिजन। सिंपल सी बात है, मल्टीपल फिजन। एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा इसका? प्लाज़्मोडियम। प्लाज़्मोडियम कौन-सा बीमारी करवाता है? मलेरिया करवाता है। मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन। तो फिजन में बेसिकली आपको याद रखना है कि एक ऑर्गेनिज़्म है ए, वो जब रिप्रोड्यूस करेगा तो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और वो जो है, वो नंबर के हिसाब से बाइनरी हो सकता है या मल्टीपल हो सकता है या अलग-अलग तरीके से। और एक और एग्ज़ाम्पल आपको दिया है लिशमेनिया का, जो कि करवाता है काला-अज़हर। ठीक है? तो ये आपसे पूछ सकता है लिशमीनिया क्या कराता है कालाज़ार। इसका क्यों एग्ज़ाम्पल दिया है? क्योंकि जैसे अमीबा है, आपको पता है अमीबा का एक फिक्स्ड शेप नहीं होता है, वो अलग-अलग चेंज कर सकता है शेप एंड साइज़ अपना, ठीक है? पर यहाँ पे क्या बात है कि यहाँ पे जो सिमेट्री है, वो थोड़ी-सी यूनिक है, ठीक है? तो अगर आप उसको 2 पार्ट में तोड़ रहे हो, तो आपको ये ध्यान देना होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए पार्ट में तो न्यूक्लियस चला गया, दूसरे में कुछ गया ही नहीं, ठीक है? और सपोज़ अगर एक ऑर्गेनिज़्म बना उसमें कोई ए पार्ट चला गया, सेकंड ऑर्गेनिज़्म बना उसमें बी पार्ट गया ही नहीं। तो इस तरीके से हमें नहीं चाहिए, हमें जो डिवीज़न चाहिए वो ऐसे सिमेट्रिकल एक्सेस पे होना चाहिए कि जब दोनों अलग-अलग इंडिविजुअल बने, ये वाला और ये वाला, तो दोनों में लड़ाई-झगड़ा ना हो कि तुम्हें ये वाला पार्ट मिला, मुझे ये वाला पार्ट नहीं मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए इसका ये खास एग्ज़ाम्पल दिया है, और ये कौन-सा कराता है? काला-अज़हर। काला-अज़हर इज़ द नेम ऑफ डिसीज़, काला-अज़हर। ठीक है, और प्लाज्मोडियम का मैंने डिस्कस कर ही लिया है, तो इस तरीके से फिज़न आपका कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं फ्रेगमेंटेशन पे, ठीक है? फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? आपको नाम से पता चलना चाहिए फ्रेगमेंटेशन, फ्रैगमेंट्स का क्या मीनिंग होता है? फ्रैगमेंट्स का मीनिंग होता है पार्ट्स, टुकड़े, ठीक है? फ्रैगमेंट्स मतलब होता है पार्ट्स। एक चीज़ है उसको मैंने स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया, मतलब क्या कि स्मॉलर पार्ट्स में उसको मैंने तोड़ दिया है, ठीक है? तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज़्म है, सपोज़ एक ऑर्गेनिज़्म है ए, इस ऑर्गेनिज़म्स को अलग-अलग पार्ट में तोड़ दिया है, अलग-अलग पार्ट में तोड़ दिया है, ठीक है? तो अब ये जो पार्ट है, ये तीनों पार्ट अपना अलग ग्रोथ दिखा सकते हैं। ये वापस से एक नया ऑर्गेनिज़्म बन जाएगा बी, ये वाला पार्ट वापस से अलग ऑर्गेनिज़्म बन जाएगा सी, और ये वाला पार्ट वापस से अलग ऑर्गेनिज़्म बन जाएगा डी। तो फ्रेगमेंटेशन में यही होता है, अलग-अलग फ्रैगमेंट्स में टूटे थे यहाँ पे, फ्रैगमेंट्स में टूटे थे, और ये जो फ्रैगमेंट्स है वो कंप्लीटली न्यू इंडिविजुअल्स बना सकते हैं, कंप्लीटली न्यू इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं।
फ्रेगमेंटेशन में आपको बस बेसिकली ये याद रखना है, सिंपल सी बात है कि फ्रेगमेंटेशन जब भी होता है तो एक ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग पार्ट्स में टूट जाते हैं वो, ठीक है, और अलग अलग पार्ट्स में टूटते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट बॉडी ऑर्गेनिज्म, वो कम्प्लीटली न्यू ऑर्गेनिजम्स में वापस आ सकता है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन में आपको ये याद रखना है। और फ्रेगमेंटेशन क्योंकि एक स्पेशल मैकेनिज्म है, तो ऐसा नहीं है कि ये सबके अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल में स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा क्या होता है? स्पायरोगायरा होता है ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो स्पायरोगायरा क्या होता है? स्मॉल पीसेस में टूट जाता है, और उसके बाद स्मॉल पीसेस में टूट गया तो फ्रेगमेंट जो होते हैं न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में ग्रो कर जाता है, जो कि मैंने आपको अभी डायग्राम से दिखाया, ठीक है। और ये आपको जैसे मैंने बताया सब में हो नहीं सकता क्योंकि स्पेशल मैकेनिज्म है, तो कुछ फ्यू में ही होगा। तो आपको अगेन एग्जांपल याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो मैं बताता हूँ रीजनरेशन क्या होता है। रीजनरेशन, आपको फ्रेगमेंटेशन के एग्जांपल में क्या रखना है? पायरोगायरा, पायरोगायरा क्या होता है? ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। रीजनरेशन, अब रीजनरेशन में क्या होता है और ये फ्रेगमेंटेशन से कैसे डिफरेंट है? देखो मेरी ड्राइंग तो बहुत ही बेकार है, मुझे आता नहीं है, तो मैं ट्राई करता हूँ। सपोज ये लिजर्ड है, जो कि किसी एंगल से लग नहीं रहा, पर कोई बात नहीं। सपोज ये लिजर्ड है, तो इसकी टेल हमने कर दी है कट, ठीक है। इसकी टेल हमने यहाँ से कट कर दी है, तो अब क्या होगा? ये लिजर्ड के दो पार्ट्स हो गए, एक तो ये टेल वाला पार्ट बचेगा जो कट होके आया है, और एक ये बाकी का कम्प्लीटली लिजर्ड आएगा ये, ठीक है। तो अब क्या होता है रीजनरेशन में कि ये जो लिजर्ड था ये अपनी टेल को रीग्रो कर लेगा, रीग्रो कर लेगा अपनी टेल को, ये वापस उगा लेगा। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि जो लॉस्ट बॉडी पार्ट है, लॉस्ट बॉडी पार्ट, उसको ये रीगेन कर सकता है, रीगेन लॉस्ट बॉडी पार्ट। पर ऐसा नहीं है कि ये जो टेल अलग से कटा था, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो बस टेल कटा हुआ है, वो ऐसा नहीं है कि पूरे लिजर्ड को गिव राइज कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। रीजनरेशन में लॉस्ट बॉडी पार्ट को हम रीगेन कर सकते हैं, जबकि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जितने भी फ्रेगमेंट्स में टूटे थे वो तीनों एक न्यू इंडिविजुअल बना रहे थे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, रीजनरेशन में हमने देखा कि ये फ्रेगमेंट में टूटा था टेल का पार्ट, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा कंप्लीटली लिजर्ड दोबारा उगा सकता है। क्या हो सकता है यहाँ पे? बस ये जो लिजर्ड वाला पार्ट था, मतलब कि ये वाला पार्ट, वो अपना टेल ये वापस उगा सकता है, ठीक है। तो रीजनरेशन को इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते, आगे चल के आपको पता चलेगा कि रीजनरेशन को हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि किसी स्पेशल केस है कई बार कि वो कंप्लीटली उगा लेता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे रीजनरेशन इन प्लेनेरिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो रीजनरेशन इन प्लेनेरिया में क्या होता है कि प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म होता है फ्लैट वॉर्म लाइक। तो प्लेनेरिया में क्या होता है कि अगर 3 पार्ट में काटा है तो वो तीनों पार्ट उगा लेता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन में हुआ था। तो अगर आप आगे जाके पढ़ोगे हायर स्टडीज में तो आपको पता चलेगा कि ये रीजनरेशन नहीं, एक्चुअली में फ्रेगमेंटेशन ही है, पर आपके बुक में इसको रीजनरेशन के तरीके से लिया है। तो ये वापस से एक नया प्लेनेरिया उग जाएगा, ये भी नया प्लेनेरिया उगा देगा, ये भी नया उगा देगा। तो ये एक तरीके से एक्सेप्शन या स्पेशल केस है, ठीक है। बट जनरली हम इसको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में नहीं ले सकते, और रीजनरेशन का क्लासिकल एग्जांपल यही होता है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि बस लॉस्ट बॉडी पार्ट करता है। पर सिंस आपके एनसीईआरटी में प्लेनेरिया को रीजनरेशन में लिया हुआ है, तो अभी के लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। पर कभी आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली में फ्रेगमेंटेशन ही है, रीजनरेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में भी पूछता है कि रीजनरेशन का क्या एग्जांपल है, तो आप क्या लिखोगे? प्लेनेरिया लिखोगे, ठीक है। तो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अब हम आते हैं बर्डिंग पे। बर्डिंग नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले हाइड्रा की बात आनी चाहिए, और हाइड्रा आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। हाइड्रा कोई आपके लिए नया ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रा था, आपको सबके डायग्राम आने चाहिए, क्योंकि ये ना डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये डायग्राम से कहते हैं कि एक्सप्लेन करो डायग्राम के साथ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ डायग्राम।
अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये था डेवलपिंग बर्ड, क्या था ये, डेवलपिंग बर्ड था ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अभी हम पढ़ रहे हैं बर्डिंग के बारे में, और ये बर्डिंग के लिए आपको क्या एग्जांपल याद रखना है? मैंने आपको बोला एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बर्डिंग के लिए हाइड्रा का एग्जांपल याद रखना है। तो बर्डिंग में क्या होता है कि हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, यहाँ पे एक पार्ट पे क्या होगा, बर्ड डेवलप होगा। बर्ड का मतलब क्या होता है, आपने फ्लावर बर्ड सुना होगा कि फ्लावर आने के जस्ट पहले जो छोटा सा एक पार्ट अराइज होता है उसको बर्ड कहते हैं। तो बर्ड भी एक जनरल इंग्लिश का टर्म है, ठीक है। तो डेवलपिंग बर्ड है, यहाँ पे एक बर्ड डेवलप होगा और ये बर्ड में ग्रोथ होगी। ये बर्ड पहले इतना बड़ा था, अब ये इतना बड़ा हुआ है, फिर कुछ देर बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे बड़ा, काफी बड़ा हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, और फिर उसके बाद तो ये न्यू हाइड्रा ही बना देगा। तो बर्डिंग में आपको ऐसे याद रखना है कि बर्ड डेवलप होगा, ठीक है, बर्ड यहाँ पे डेवलप हो रहा है, अब ये बर्ड की ग्रोथ होगी, और जब ये काफी ग्रोथ हो जाएगी तो ये इस पार्ट से, जहाँ से वो अटैच था, इस पार्ट से वो डिटैच हो जाएगा, और उसके बाद वो नया हाइड्रा को गिव राइज कर देगा। तो मतलब कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। और एग्जाम्पल तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही कि हाइड्रा में होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है अलग अलग इंडस्ट्रीज में। अब हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है, नॉर्मली फ्लावर में, नॉर्मली प्लांट्स में क्या होता है कि जो फ्लावर है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, वो सीड बनाए, वो सीड बनाएगा, फ्रूट बनाएगा, ये फ्रूट का सीड जब आप कहीं और उगा बोओगे तो नया पौधा निकलेगा। तो ये एक नॉर्मल रिप्रोडक्शन है एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, तो ये जो मैंने आपको फ्लावर का बताया, जो नॉर्मल केस में सीड बनाता है, उगाते हैं सीड से पौधा, तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फीमेल फ्लावर होगा, उसके अंदर फीमेल के वो होंगे गेमीट्स, फिर वहां से मेल का आएगा पॉलन से, उसके बाद ये रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअली, उसके बाद सीड्स बनेगा, फिर सीड्स को हम उगाएंगे तो पौधा बनेगा। ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका फ्लावरिंग पार्ट्स को छोड़ के, मतलब कि फ्लावर को छोड़ के, फ्रूट सीड्स इनको छोड़ के, अदर देन दिस पार्ट कहीं और से पौधा अराइज होता है, अदर देन फ्लावरिंग प्लांट पार्ट्स, मतलब कि फ्लावर फ्रूट सीड इनको छोड़ के कहीं और से, इनके अलावा कहीं और से अराइज होता है। तो कहाँ से अराइज हो सकता है, जैसे कि लीफ के मार्जिन से हो सकता है, ठीक है, जैसे कि स्टेम से हो सकता है, और कहाँ से हो सकता है, जैसे कि रूट से हो सकता है। तो मतलब इनका क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे रूट है सपोज, और यहाँ पे थोड़ी देर बाद क्या होगा कि पौधा था, यहाँ पे रूट था, तो रूट से एक नया रूट निकल रहा है, ठीक है, ये नया रूट अलग रूट बन जाएगा ऐसे, और यहाँ से फिर एक नया पौधा आ जाएगा सपोज। तो इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन चलता है। वेजिटेट प्रोपोगेशन होता है मतलब आगे बढ़ना कोई चीज, और वेजिटेटिव मतलब वेजिटेटिव पार्ट से, सेक्सुअल पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट, सेक्सुअल से नहीं आ रहा मतलब फ्लावर से नहीं आ रहा है, वेजिटेटिव पार्ट से आ रहा है। और प्रोपोगेशन मतलब कि आगे प्रोपोगेट कर रहा है। तो ये मैंने बोला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम इंडस्ट्रियल एरिया में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा रोल है। कैसे रोल है मैं आपको बताता हूँ। सपोज कि आपके पास शुगर केन है, शुगर केन के हमें किस चीज़ से मतलब है, शुगर केन के हमें स्टेम से मतलब है, क्योंकि स्टेम के अंदर ही तो शुगर का जूस होगा, और उससे जिससे हम शुगर बनाएंगे। तो हम क्या चाहेंगे कि हमें क्या बाकी पार्ट से मतलब है, नहीं, हमें स्टेम से मतलब है। तो हम ऐसा प्रोपोगेशन करेंगे जिसमें हमें नए स्टेम मिले, यहाँ से इंटरनोड से हमें नया स्टेम मिल जाए, ठीक है, इस तरीके से। फिर ऐसे ही एक होता है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, एक लीव होता है, लीव होता है जिसके मार्जिन से नए लीव्स निकल सकते हैं, और हमें इसके लीव से ही मतलब है। तो हमें पूरे प्लांट को उगा के और उस पर ध्यान देने से क्या मतलब है, हमें तो लीव से मतलब है। और ये जो लीव के मार्जिन से निकलता है उनसे नया लीव बन जाता है, उनसे नया लीव बन जाता है, न्यू लीव। तो हमें एक्चुअली इन्हीं चीज़ों से मतलब था जहाँ पे हमारा स्कोप ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जहाँ पे हमारा फोकस है इंटरेस्ट का। ब्रायोफाइलम का देखो यहाँ पे एग्जांपल है, तो ब्रायोफाइलम आपको याद रखना, और यहाँ पे शुगर केन वगैरह के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, तो आप एक बार ये पढ़ लेना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफाइलम आप एग्जांपल के लिए याद रखो। फिर नेक्स्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, स्पोर फॉर्मेशन में क्या है कि जो आपके ब्रेड मोल्ड हैं, कई बार आपने देखा होगा, सपोज आपने यहाँ पे
कभी आपने ब्रेड को मॉइस्चर के कांटेक्ट में रख दिया, आपका ये ब्रेड है, आपने इसको मॉइस्चर के कांटेक्ट में रख दिया, इसके मॉइस्चर के, और कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा कुछ, ब्लैक और डार्क ब्लू जैसे यहाँ पे कुछ कुछ हो जाता है यहाँ पे, और फिर आप कहते हो कि ये ब्रेड अब खाने लायक नहीं है, इसमें फंगस उग गया है। ठीक है, अगर आपने नहीं ये ऑब्जर्व किया तो कभी आप करके देखना, ब्रेड को पानी में भिगोना और उसके बाद कहीं आप रख देना उसको कुछ दिन के लिए, तो यहाँ पे आप देखोगे कि फंगस डेवलप हो गया है। अगर आप इसको पार्ट को निकाल के देखो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो ब्रेड में एक्चुअली फंगस हो गया है वो है स्पोर्स, स्पोर्स की फॉर्मेशन हुई है। और स्पोर्स के अंदर होता क्या है कि एक थिक कवरिंग होती है, एक कैप्सूल होता है जो कि अटैच होता है नीचे एक हाइफे से। हाइफे मतलब कैसे आप इसको समझ सकते हो, हाइफे को आप समझ सकते हो जैसे स्टेम होता है फ्लावर का, ठीक है, और कैप्सूल के अंदर होते हैं एक्चुअली स्पोर्स, जो कि नेक्स्ट जनरेशन को गिव राइज करेंगे। अब क्या होगा, ये कैप्सूल कुछ टाइम बाद बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, और जो स्पोर्स हैं वो डिस्पर्स हो जाएंगे, जो स्पोर्स है वो डिस्पर्स हो जाएंगे। अब ये स्पोर्स कहीं और जाके सेटल होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल नया ब्रेड कहीं था मॉइस्ट एरिया, अब ये वहाँ पे डेवलप होंगे और स्पोर्स से दोबारा ये कैप्सूल हाइफा और ये स्ट्रक्चर और ये साइकिल चलता रहेगा। तो इस तरीके से इनका ये रिप्रोडक्शन है, कौन सा, स्पोर फॉर्मेशन से, स्पोर फॉर्मेशन का रिप्रोडक्शन इनका इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन का रिप्रोडक्शन, तो आपको ये जो मैंने आपको बताया है, जो स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल है, तो उसके लिए होता है राइजोबियम, सॉरी, जो मैंने आप सॉरी इसको हम कहते हैं राइजोपस, क्या कहते हैं, राइजोपस, जो कि मैं आपको बता रहा था ब्रेड के ऊपर जो उगने वाले फंगस होते हैं। ठीक है, तो आपको ये एग्जांपल याद रखना है। तो स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल राइजोपस हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए ब्रायोफिल्म आप याद करो, बर्डिंग के लिए हाइड्रा याद करो, रीजनरेशन के लिए प्लेनेरिया याद करो, और फ्रेगमेंटेशन के लिए स्पायरोगायरम याद करो, बाइनरी फिजन के लिए अमीबा याद करो, मल्टीपल फिजन के लिए प्लाज्मोडियम याद करो। आपको ये सारे चीज़ याद रखने, और आपको जो बेसिक मैकेनिज्म्स मैंने आपको बताया आप वो याद रखो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट। और अगेन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करो वीडियो को, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसा देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चे देख रहे हैं वीडियो पर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर देना, टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और हम खुद आपके क्वेरीज रिजॉल्व करेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।